हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में बाबू हम यहाँ पे हिंदी का जो काव्य खंड है उसका हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाबू एक वृक्ष की हत्या। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको पता है कि आपका 17 फरवरी से बाबू परीक्षा होने वाला है। ठीक है, और पहले दिन ही आपका हिंदी है, तो हिंदी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और हिंदी में 100 में से 100 नंबर भी आ जाता है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है और जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि आज का जो क्लास उसे बढ़िया तरीका से शुरू किया जाए और बढ़िया तरीका से आपको समझाया जाए। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू ये चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो हिंदी का बाबू 8वां चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या। इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, वन शॉट बाबू पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि परिचय पढ़ाएंगे, फिर कविता आपको समझाएंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, फिर इसका लास्ट में सब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जाएगा। यानी A to Z सारा चीजें आपको बाबू यहां पे पढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग रेडी है ना? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सभी बच्चे। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे आज के इस क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा बाबू नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन को आप लोग यहां पे ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन को पे दबाइएगा घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को बाबू हम शुरू करते हैं उससे पहले सिलेबस थोड़ा सा बाबू जान लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हिंदी है, हिंदी बाबू दो गो है, एगो गोधुली किताब है, एगो वर्णिका है। वर्णिका में जो ये 5 चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और जो चैप्टर है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ा के समझा दिए हैं। अब जो गोधुली है ना, इसमें गद खंड आता है, एगो काव्य खंड आता है। तो अभी आपका काव्य खंड चल रहा है और देखिए गद खंड में 12 गो चैप्टर है, इसमें से बहुत सारा चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए हैं। और काव्य खंड में बाबू आप लोग देखिए मेरे बिना तुम प्रभु लौट कर आऊंगा, फिर अक्षर ज्ञान हमारी नींद पढ़ा दिए हैं। और आज हम लोगों को पढ़ना है बाबू एक वृक्ष की हत्या। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक वृक्ष की हत्या पढ़ेंगे। अगर जो भी आपका नीचे से छूट गया है लिख दीजिएगा, मान लीजिए ये आप लोग नहीं पढ़े हैं, लिख दीजिएगा हमारी नींद कविता या हमारी नींद, और लास्ट में लिख दीजिएगा आज क्लास आ जाएगा, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी चैप्टर आपका छूटा है वो नीचे उस चैप्टर का नाम लिखना है और लास्ट में आपको लिख देना है आज क्लास, वो आ जाएगा और उसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्लास को बाबू शुरू किया जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाबू देखिए जो बाबू एक वृक्ष की हत्या कविता लिखे हैं वो है बाबू, आप लोग देखिए यहां पे उनका फोटो लगा है। और लिखने वाले कौन है बाबू, तो आपको याद है कुंवर नारायण। ये जो एक वृक्ष की हत्या बाबू चैप्टर है इसको कौन लिखे हैं, तो आपको याद रखना है सबसे पहले, यही ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है कुंवर नारायण जी। जो कुंवर नारायण जी हैं बाबू वही एक वृक्ष की हत्या कविता लिखे हैं, तो आपको याद रहेगा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक वृक्ष की अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि एक वृक्ष की हत्या क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है, तो ये बाबू काव्य खंड का मतलब ही होता है कविता। हम लोग काव्य खंड पढ़ रहे हैं यानी ये क्या है बाबू, कविता है। तो एक वृक्ष की हत्या क्या है, तो कविता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहां से 2 गो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। पहला तो आपसे पूछेगा कि एक वृक्ष की हत्या क्या है, कविता है, और इसके लेखक कौन है, कुंवर नारायण जी हैं। अब आपको कुंवर नारायण जी के बारे में आपको पढ़ना होगा। आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी किताब होगा हिंदी का तो देखिएगा कविता से पहले लेखक के बारे में रहता है, तो लेखक परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है और इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा देते हैं। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। यहां पे देखिए लिखा है कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब ये सारा लाइन से बाबू क्वेश्चन आता है, जितने एक लाइन पढ़े ना इसमें 3-4 गो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। सबसे पहले पूछेगा कि कुंवर नारायण ने कौन सा कविता लिखा, ये भी पूछ देगा कि कुंवर नारायण कौन सा कविता लिखे हैं, तो आपको याद रखना होगा एक वृक्ष की हत्या लिखे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, 19 सितंबर 1927 आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन बाबू ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि कुंवर नारायण का जन्म बाबू कहां हुआ, तो आपको याद रखना है लखनऊ। लखनऊ कहां है, तो उत्तर प्रदेश में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। तो यहां से 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। आगे चलिए, आगे यहां पे लिखा है कि कुंवर नारायण ने
कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है बाबू, बोर्ड एग्जाम में खुद ये पूछा है कि कुंवर नारायण कविता कब से लिखने लगे, किस ईस्वी के आसपास से कविता लिखने लगे। तो आपको याद रखना है जो कुंवर नारायण है ये बाबू 1950 के आसपास से ये बाबू कविता लिखने लगे। इससे पहले कविता नहीं लिखते थे, लेकिन 1950 के आसपास से ये कविता लिखने लगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कुंवर नारायण जी कब से कविता लिखने लगे, तो 1950 के आसपास आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षा भी लिखी हैं, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही है। यहां पे उनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, यहां पे अपने सामने, यहां पे कोई दूसरा नहीं, इन्हीं दिनों, काव्य संग्रह। ये आपको याद रखना है, इन्हीं दिनों, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, इन दिनों, ठीक है ना। ये इन दिनों काव्य संग्रह का मतलब क्या होता है, कविता संग्रह है। यहां पे आत्मजयी, ये क्या है बाबू, प्रबंधन काव्य है, ये भी आपको याद रखना है। आकारों के आसपास, ये इनका कहानी संग्रह है, ये आप लोग याद रखिएगा। आज और आज से पहले, ये इनका समीक्षा, मतलब ये समीक्षा लिखे हुए हैं। और साक्षात्कार बाबू क्या है, तो इनका साक्षात्कार है, नहीं इंटरव्यू है। तो अब बाबू यहां पे जो लेखक होते हैं बहुत सारी किताबें लिखते हैं। इसी प्रकार जो कुंवर नारायण जी हैं इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए यहां पे चक्रव्यूह, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है चक्रव्यूह। दूसरा इन दिनों आप लोग याद रखिएगा, किसने लिखा है, तो कुंवर नारायण जी। चक्रव्यूह किसने लिखा है, कुंवर नारायण जी। आत्मजयी किसने लिखा है, कुंवर नारायण जी, ठीक है ना। आकारों के आसपास किसने लिखा है, तो कुंवर नारायण जी लिखे हैं। आज और आज से पहले कौन लिखे हैं, तो कुंवर नारायण जी। और साक्षात्कार किसने लिखा है, तो कुंवर नारायण जी लिखे हैं। ये आपको याद रखना होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे। आगे देखिए यहां पे कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कुमार आसन पुरस्कार भी मिला है। व्यास सम्मान पुरस्कार भी मिला है। प्रेमचंद पुरस्कार भी मिला है। लोहिया सम्मान पुरस्कार मिला है। और कबीर सम्मान पुरस्कार भी इनको मिला है। तो ये अब इसमें नहीं लिखा है कि इस किताब पे साहित्य अकादमी मिला, इस किताब पे लोहिया सम्मान मिला, तो ये नहीं दिया है कि मतलब इस किताब पे इनको साहित्य अकादमी मिला, तो यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा, ठीक है। बस आपको समझ लेना है कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान पुरस्कार, कबीर यहां पे सम्मान, ये इनको मिला है। अब आगे देखिए, कुंवर नारायण पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि हैं। जो कुंवर नारायण है बाबू, ये 100% नगर संवेदना के, यानी नगर में जो भी घटनाएं घटती हैं उस पे बाबू ये संवेदनशील होते। संवेदनशील यानी तुरंत रिएक्ट करने वाले आदमी है, ठीक है ना। ये गांव में कुछ भी होता है तो उस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जितना बाबू शहरों में कुछ भी अगर बदलाव होता है तो उस पर रिएक्ट, मतलब संवेदनशील का मतलब हमेशा उसके लिए तत्पर रहना। कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलिए। तो जो कुंवर नारायण है बाबू, नगर यानी शहरों में जो भी बाबू कुछ घटनाएं घट रही हैं उस पे बाबू ये संवेदनशील है। उस पे क्या करते थे, फट से रिएक्ट करते थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा है, नई कविता के दौर में जब प्रबंधन काव्य स्थान लंबी कविताएं लेने लगी तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसे प्रबंधन काव्य की रचना में भरपूर प्रतिष्ठा पाई। जब देखिए, जब बाबू कविता का दौर था, सारे लोग कविता लिखते थे, तो इनकी पहचान किससे हुआ, तो इन्होंने कविता लिखा था आत्मजयी। जो शुरू में हम आपको बोले, आप लोग याद रखिएगा आत्मजयी किसने लिखा है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो इनका बाबू नाम किस कविता को लिख के हुआ, तो ये कविता लिखे आत्मजयी। और इनका इतना नाम हुआ कि सारे लोग, भारत के लोग इनको जानने लगे। आत्मजयी किसने लिखा है, कुंवर नारायण जी ने लिखा है, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे यहां पे लिखा है, तुरंत कटे एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विकास का अंतर व्यथा को अभिव्यक्त करने की यह कविता आज के समय अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं की रचनात्मक अभिलेख है। तुरंत कटे, अब इनके घर के पास ना एक वृक्ष था, ठीक है। अब ये इनका घर गांव में था, ये गए शहर में। आपको पता है कि ये शहर के लिए ज्यादा बाबू संवेदनशील थे, शहर के बारे में बहुत ज्यादा ये कविता वविता या जो भी कुछ होता है शहर में, तो ये शहरों में ये ज्यादातर रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। इनका घर था गांव में। एक बार ये अपने घर आए गांव में, मतलब अपने घर आए, गांव में इनका घर है, ठीक है ना। रहते ये शहर में, लेकिन गांव जब आए तो इनके घर के दरवाजे पे एक गाछ था।
तो उसे ये चौकीदार बोलते थे, क्योंकि घर के दरवाजे पे ही एकदम था। और आपको पता है जो चौकीदार लोग होते हैं, जो घर की चौकीदारी करते हैं, देख रेख करते हैं, वो भी घर के दरवाजे से खड़ा, घर के दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं। अब ये देखे कि भाई वृक्ष तो नहीं है, वृक्ष जो है वो चोर काट के लेके चला गया, खाली उसका जड़ है, और वृक्ष क्या किया बाबू, चोर लुटेरे लेके काट गए, लेके चले गए। अब उसी पे बाबू ये कविता है जो यहाँ पे मनुष्य के पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश का अंतर व्यथा अभिव्यक्त करने की ये जो कविता है, कौन सी कविता, तो आपको याद रखना है, एक वृक्ष की हत्या। इसमें जो बाबू पर्यावरण का नाश हो रहा है, जैसे हम लोग डेली वृक्षों को काट रहे हैं, इससे पर्यावरण का नाश हो रहा है कि नहीं, इससे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए वृक्ष हम लोग काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ रहे हैं उसको कौन सोखेगा, वृक्ष ही ना सोखता है। वृक्ष क्या करता है, खाना बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जब वृक्ष नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, नहीं लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे वायुमंडल में बढ़ते जाएगा तो फिर बाबू क्या होगा, वैश्विक उष्मा की उत्पन्न होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगा, पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल जाता है। ठीक है, तो यहीं पे बोल रहे हैं कवि की पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता का जिस तरह विनाश हो रहा है उस पे बाबू ये कविता लिखे हैं। ठीक है, यह कविता कुंवर नारायण की काव्य संग्रह इन दिनों से संकलित है। ये जो कविता है बाबू कहां से लिया गया है, ये जो कविता है इन दिनों से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिए। जो कुंवर नारायण की कविता है एक वृक्ष की हत्या, ये कहां से लिया गया है, तो एक वृक्ष की हत्या जो बाबू कविता है वो इन दिनों से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा ना। अब एक बार हम इसका ऑब्जेक्टिव आपको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं आप लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक वृक्ष की हत्या क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है, तो आपको याद रखना कविता है। एक वृक्ष की हत्या कविता किसने लिखा है, कुंवर नारायण जी ने लिखा है। यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ, 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म कहां पे हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, इसे आप लोग याद रखिएगा। कुंवर नारायण ने अपनी कविता कब से लिखना शुरू किए, तो 1950 के आसपास लिखे। ठीक है, और इनका जो मतलब फेमस जो किताब है आपको याद रखना, चक्रव्यूह लिखे हैं। इन दिनों से भी ये जो कविता है बाबू एक वृक्ष की हत्या, ये कहां से लिया गया है, तो इन दिनों से लिया गया है। और इन दिनों के लेखक कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है कुंवर नारायण जी हैं। ये आत्मजयी है, आत्मजयी किसने लिखा है, कुंवर नारायण जी ने लिखा है। यहां पे आकारों के आसपास किसने लिखा है, तो कुंवर नारायण जी ने लिखा है। आज और आज से पहले किसने लिखा है, तो कुंवर नारायण जी ने लिखा है। मेरे साक्षात्कार किसने लिखे हैं, तो कुंवर नारायण जी ने लिखा है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव आता है। यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, यहां से आएगा कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। तो कुंवर नारायण बाबू कैसे कवि हैं, तो आपको याद रखना ये नगर संवेदना के कवि है। यानी अगर नगरों में कुछ भी हो रहा है तो वहां पर ये तुरंत रिएक्ट करते हैं, अपना तुरंत सुझाव देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि कुंवर नारायण पूरी तरीके से कैसे कवि हैं, तो नगर संवेदना, नगर के प्रति बाबू संवेदनशील है ये। ठीक है, और कुंवर नारायण बाबू कौन से किताब लिखे जिससे ये फेमस हो गए, यानी यहां पे लिखा गया है कुंवर नारायण ने कौन सा किताब लिखे तो ये सबसे ज्यादा फेमस हो गए, तो आपको याद रखना है आत्मजयी लिखे। और बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि आत्मजयी किसने लिखा है, तो कुंवर नारायण जी ने लिखा है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वो कौन सी कविता है जो पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यता अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है। वो कौन सी कविता है जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है, सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ये कौन सी कविता है, तो आपको याद रखना है एक वृक्ष की जो हत्या है ये पर्यावरण से जुड़ी हुई कविता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछ देगा कि एक वृक्ष की जो हत्या कविता है ये कहां से लिया गया है, तो एक वृक्ष की हत्या कविता बाबू कहां से लिया गया है, तो इन दिनों से लिया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा, कहां से लिया गया है, इन दिनों से लिया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्या आपको यह 100% समझ में आया, जल्दी से एक बार आप लोग बताइए, फिर हम लोग कविता की तरफ में चलते हैं। अभी हम आपको केवल यहां पे लेखक परिचय आपको पढ़ाए हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा ना, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी में से बाबू ऑब्जेक्टिव पूछता है, जितना हम आपको पढ़ाया ना इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि जो एक वृक्ष की हत्या है इसके लेखक कौन है, कुंवर नारायण है। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो इन दिनों से लिया गया है। बस अगर ये क्लियर है तो बाबू एक भी ऑब्जेक्टिव कहीं से भी घुमा के दे देगा, उसे आप लोग 100% बना सकते हैं। अब हम चलते हैं बाबू, यहां पे आप लोग सबसे पहले ये फोटो देख लीजिए, दोनों फोटो इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहां पे, अब हम लोग कविता पे चलते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है, आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि पहले क्या था, ये लेखक का घर है और उसके सामने बाबू एक पेड़ है, और जो पेड़ है ना
दरवाजे के सामने है। और आप लोग गार्ड को देखते हैं ना, एटीएम का गार्ड जो होता है एकदम दुआरी पे खड़ा रहता है, या कोई भी गार्ड है कंपनी पे जाइएगा दरवाजे पे ही मिलता है। इसी प्रकार जो लेखक का घर है उसके सामने एक वृक्ष था, एकदम दरवाजे के सामने था, इसीलिए इसको लेखक क्या बोलते थे? चौकीदार। गार्ड को क्या बोला जाता है? चौकीदार, यानी घर का ये रक्षा करने वाला है। अब ये आपको पता है कि जो लेखक है वो नगर संवेदनशील है, नगरों में रहते हैं, नगरों के बारे में अगर कुछ भी नगर में हो रहा है तो उसके लिए संवेदनशील है, गांव में बहुत कम रहते हैं। अब एक दिन बाबू लेखक गांव में आते हैं तो देखते हैं कि जो कोई चोर है वो क्या किया है, जो लेखक के घर के सामने दरवाजे पे जो वृक्ष था इसको क्या किया, कोई चोर काट के लेके चला गया। अब चोर काट के लेके चला गया तो इससे पर्यावरण का नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना, पर्यावरण का नुकसान। तो ये इसमें बाबू यहां पे बताए हैं कि भाई हम लोग ऐसे ही वृक्ष काट देंगे तो पर्यावरण क्या होगा बाबू? पर्यावरण क्या हो जाएगा? मतलब खराब हो जाएगा। अब मान लीजिए चोर भी इन्हीं के गांव का होगा तो ये जो गाछ है ये कितना ऑक्सीजन छोड़ता होगा? ऑक्सीजन बाबू आपको पता है पेड़ पौधे छोड़ते हैं, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये लेता है। अब मान लीजिए चोर भी इसी इन्हीं के गांव का होगा तो मान लीजिए वो सांस छोड़ता होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता होगा, ये पेड़ क्या कर लेता होगा? सोख लेता होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर ये क्या छोड़ता होगा? ऑक्सीजन। फिर यही ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा? वो चोर भी ले रहा होगा। सांस तो चोर भी तो लेते हैं ना, वो सांस ले रहा होगा। यानी पेड़ उसके लिए, चोर के लिए बाबू पेड़ कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी चोरों ने क्या किया, इस पेड़ को बाबू काट दिया, और काट के इसको क्या किया, बेच दिया होगा, या अपने घर लेके चला गया होगा। तो अब लेखक आते हैं अपने घर पे तो देखते हैं कि भाई यहां तो पेड़े नहीं है, ये तो गजब तमाशा कर दिया, मेरा बूढ़ा चौकीदार को क्या किया, काट के लेके चला गया। अब यहीं पे बाबू ये लिखे हैं, अब आप लोग यहां पे देखिए क्या लिखे हैं। अब की बार घर लौटा तो देखा वो नहीं था। कौन नहीं था? ये पेड़ नहीं था। लेखक यहां पे मान लीजिए नगर से आए, शहर से आए घर पे, तो देखा कि भाई मेरे द्वार पे जो पेड़ था वो तो था ही नहीं, वो तो गायब है, किसी चोर ने काट के लेके चला गया। अब देखिए यहां पे वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, यानी बोल रहे कि अब आप लोगों को समझा रहे कि वही आए घर पे तो देखे कि भाई वो तो है ही नहीं। कौन? अब आप लोग पूछेगा ना कौन नहीं था, तो वही पुराना बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। यानी जो ये गाछ था बाबू बहुत पुराना था, और एकदम ये घर के एकदम सामने था, दरवाजे के एकदम सामने था, तो इसको चौकीदार बोलते थे। चौकीदार यानी घर की रक्षा करने वाला, गार्ड, गार्ड इसे बोलते थे। और इसे बूढ़ा क्यों बोलते थे? क्योंकि जो वृक्ष है ना बाबू बहुत पुराना हो चुका था, ठीक है ना, तो यही इसको लेखक क्या बोलते थे? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। अब यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि लेखक बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, लेखक बूढ़ा चौकीदार किसे बोलते थे? तो वृक्ष को बोलते थे। इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका था, लेखक के घर के दरवाजे के एकदम सामने था, और मतलब एकदम गार्ड की तरह एकदम हमेशा 24 घंटा भी ऐसे ही। अब गाछ है तो भाई वो इधर उधर थोड़ी जाएगा, दरवाजे के सामने 24 घंटा ऐसे खड़ा रहता था। तो लेखक को लगता था भाई ये गार्ड है, ये हमारे घर का रक्षा करने वाला है। लेकिन चोर क्या किए, इसे भी नहीं छोड़े, इसको क्या किए, काट कूट के लेके चले गए। अब की बार लौटा तो वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, यानी जो मेरे घर के सामने, दरवाजे के सामने जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष था वो नहीं है, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पे तैनात। यानी लेखक जब भी नगर से गांव आते थे तो हमेशा मिलता था, घर के दरवाजे पे ऐसे वृक्ष था, और घर के दरवाजे पे हमेशा ऐसे चौकन्ना एकदम खड़ा रहता था। ठीक है, लेखक को जब भी आते थे मिलते थे। लेकिन इस बार लेखक आए हैं तो बाबू वो वृक्ष नहीं है। वृक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि जो चोर है वो उस वृक्ष को काट के लेके चला गया है। तो यहां पे वही है। अब यहां से देखिए ऑब्जेक्टिव कितना आता है, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। लेखक घर लौटे तो क्या नहीं था। अब बोर्ड एग्जाम में भाई क्वेश्चन पूछ देगा कि लेखक जब घर लौटे तो क्या नहीं देखे या क्या नहीं था उनके सामने, तो आपको याद रखना है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। इस वृक्ष को क्या बोलते थे लेखक? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। यानी जब लेखक लौटे तो घर पे बाबू उन्हें क्या नहीं दिखाई दिया? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि जो चोर हैं इस वृक्ष को काट के लेके चले गए थे। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। अब क्वेश्चन आएगा कि लेखक बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं? तो लेखक बाबू बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं? तो वृक्ष को कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये घर के दरवाजे के एकदम सामने है। तो लेखक बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं? तो इस वृक्ष को कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पे तैनात। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ देगा लेखक के घर के दरवाजे पे कौन हमेशा तैनात रहता था? लेखक का ये घर है और इनके दरवाजे के सामने हमेशा कौन तैनात? का मतलब होता है ऐसे खड़ा रहना। तो लेखक के घर के दरवाजे पे हमेशा कौन तैनात रहता था? तो आपको याद रखना है वृक्ष भी दे देगा, ये आपसे दे देगा बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। तो यहां से ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव आता है। आप लोग यहां पे डायग्राम से आप लोग समझ रहे होंगे, आपको A to Z एकदम 100% समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार आप लोग बताइए क्या आपको ये समझ में आया?
क्या बाबू आपको ये समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग बताएंगे, हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, समझ में आया? अगर इतना से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में, कैसा भी घुमा के इसे मतलब कैसे भी इसे घुमा के चारों बगल से घुमा के इसे क्वेश्चन पूछ दे, तो आप लोग बना दीजिएगा ना। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे देखिए यहां पे पुरानी चमड़ी का बना उसका शरीर। अब देखिए अब लेखक ना उस वृक्ष के बारे में बता रहे। कौन सा वृक्ष का? जो बाबू चोरों ने काट के लेके चला गया है। अब बाबू ये बूढ़ा वृक्ष था। अब मान लीजिए आप लोग देखते होंगे पुराना पेड़, पुराना पेड़ देखिएगा तो उसका जो ऊपर का छाल होता है ना वो फटफट जाता है, फटफट जाता है ना। जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ा आदमी को देखे ना, उनका हाथ तो पूरा फट जाता है, पैर और पूरा फट जाता है, चमड़ी उमड़ी पूरा फट जाता है, फटता है ना। उसी प्रकार जो पेड़ है बाबू ये बहुत पुराना हो चुका है और इसका जो छाल है ना वो फटफट गया है। वही बोल रहे हैं कि पुराने चमड़ी का बना उसका शरीर है, यानी वृक्ष बहुत पुराना है तो उसका छाल भी तो बहुत ज्यादा पुराना होगा, पुराना है। वह सख्त जान, झुर्रीदार, खुरदार और मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाली, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पांव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बाल बूता। अब यहां पे लिखे हैं कि वही पुराना वृक्ष जिसका जो शरीर है ना बाबू, जिसका छाल है बाबू कैसा है? पुराना हो चुका है, यानी फटफट गया है, यानी उस पे झुर्री आ गया है। फट जाना का मतलब क्या होता है? झुर्री, जैसे आदमी के जैसे ठंडी में पैर फट जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं झुर्री, उसी प्रकार वृक्ष जो है ना बहुत पुराना हो गया है, उसका जो तना है बाबू वो फटफट गया है। ठीक है। मैला वो कपड़ा पहना है। मैला कुचैला का मतलब इसका बाबू जो यहाँ पे जो गाछ का बाबू यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे तना वो फट फूट गया है, धूल मिट्टी लगा हुआ है, तो एकदम उसका जो कपड़ा है वो मैला कुचैला है। ठीक है। एक डाली एक राइफल सी सूखी डाली। अब यहां से बाबू बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। वृक्ष का बाबू एक डाली है ना वो सूख गया है, और सूखा डाली किसकी तरह दिखाई दे रहा है? तो सूखी डाली आप लोग याद रखिएगा राइफल की तरह दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? तो सूखा जो डाली है एकदम राइफल की तरह दिखाई दे रहा है। अब आपको गार्ड आप लोग देखते हैं ना, गार्ड कैसे रहता है? एटीएम के सामने एकदम ऐसे खड़ा रहता है, उसके हाथ में इतना बड़ा सा बंदूक रहता है, दूनलिया रहता है ना, इतना लंबा, गार्ड के सामने हमेशा पीठ में टंगा रहता है। उसी प्रकार जो बाबू वृक्ष है उसके हाथ में मतलब ऐसा लेखक को लगता है कि भाई वृक्ष है, उसका एक डाली सूख गया है, वो राइफल की तरह लग रहा है। तो यहां पे वही बोल रहा है राइफल की डाली, राइफल सी एक सूखी डाली, पगड़ी फूल पत्तीदार, और इसका जो पगड़ी है ना बाबू, यानी इसकी जो पत्ती है ये फूल पत्तीदार इसका पगड़ी है। पांव में फटा पुराना जूता, यानी जो इसका ये बाबू सोर और आप लोग देख रहे हैं ये भी फट गया है, पुराना लग रहा है कि पुराना जूता होता पहना है। और चरमराता हुआ यानी बूढ़ा हो गया है। तो भाई मतलब ऐसा होता है ना, कोई भी बूढ़ा आदमी होता है लचक जाता है, पेड़ का भी वही हाल है, ज्यादा पुराना हो जाएगा, इधर झुक जाएगा, इधर झुक जाएगा, वैसा ही चरमराता हुआ है, लेकिन इसमें बल अभी है। अब यहां से देखिए बाबू जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो भाई पेड़ का जो सूखा डाली है वो कैसा दिखाई देता है? पेड़ का सूखा डाली बाबू कैसा दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है राइफल जैसा दिखाई देता है। ठीक है, राइफल जैसा दिखाई देता है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पेड़ का सूखा डाली है वो किस तरह दिखाई दे रहा है? राइफल की तरह दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आएगा कि फटा पुराना जूता कौन पहना है? तो फटा पुराना जूता कौन पहना है? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष पहना है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पे क्वेश्चन आता है बाबू, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि मैला कुचैला कपड़ा कौन पहना है? तो मैला कुचैला कपड़ा, क्योंकि ये सारा आपको यहां पे दिख रहा होगा, मैला कुचैला कपड़ा कौन पहना है? वृक्ष पहना है। वृक्ष की सूखी डाली कैसा दिखाई दे रहा है? राइफल की तरह दिखाई दे रहा है। पांव में फटा पुराना जूता कौन पहना है? तो ये सारा वृक्ष के बारे में बात हो रहा है, तो आपको याद रखना बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। अब आगे चलिए, लिखा है धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना, अपनी खाकी वर्दी में दूर से ही ललकारता है कौन? मैं जवाब देता हूं दोस्त, और पल भर को बैठ जाता हूं उसकी ठंडी छांव में। यानी लेखक जवाब देते हैं कि भाई जो वृक्ष है वो कैसा है? हमेशा धूप आए तब भी घर के दरवाजे पे मिलेगा। अब मान लीजिए जो ये यहां पे मान लीजिए धूप आ रहा है तब भी ये घर के दरवाजे पे हमेशा खड़ा रहता था, जाएगा थोड़ी भाई। वो तो जैसे गार्ड होते हैं, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, गार्ड का नौकरी में उसका रक्षा करना है तो रक्षा करता है, वहीं पे रहेगा। उसी प्रकार जो वृक्ष है धूप में भी खड़ा रहता है यहीं पे, बारिश अगर होने लगे तो ये भी नहीं भागता है, बारिश में भी क्या होता है बाबू? ये यहीं पे खड़ा रहता है। ठीक है ना, गर्मी सर्दी, गर्मी में ठंडी में, सारा जगह
जगह बाबू सभी टाइम में यहाँ पे ये खड़ा रहता है, हमेशा चौकन्ना रहता है, जैसे गार्ड हमेशा चौकन्ना रहते हैं कि भाई कहीं से कोई हमला ना कर दे, ठीक है ना। इसी प्रकार जो वृक्ष है वो हमेशा चौकन्ना रहता है और अपनी खाकी वर्दी में। पेड़ पौधों का जो बाबू पत्ती होता है एकदम खाकी कलर का होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है ना, खाकी जैसे पुलिस वाला का आप लोग देखते हैं पुलिस का कपड़ा वो खाकी है। उसी प्रकार पेड़ का भी आप लोग पौधा देखिएगा, पेड़ का भी आप लोग पत्ता होता देखिएगा तो वैसे ही, या उसका छाल देखिएगा तो खाकी वर्दी की तरह ही होता है, खाकी की तरह। तो हमेशा ये अपना बाबू खाकी वर्दी में क्या होता है बाबू, अपना चौकन्ना एकदम रहता है, धूप में बारिश में हमेशा ये खड़ा रहता है। और जब भी लेखक तो नगर में रहते हैं, शहर में, जब भी लेखक गांव में आते थे, जो ये पेड़ है दूर से ही ललकारता था कौन। जैसे यहां पे गार्ड के, अगर आपको जाना होगा किसी के घर पे गार्ड है तो आप लोग घुस नहीं सकते, वो आपको घुसने नहीं देगा, सबसे पहले पूछेगा कि आप कौन हैं, किससे मिलना चाहते हैं, पूछता है ना गार्ड। आप लोग कहीं भी जाइएगा तो किसी के घर पे अगर गार्ड है तो क्या करेगा, आगे रुकाएगा, बोलेगा कौन, कहां, किससे मिलना है, क्या काम है, पूरा डिटेल लेगा तब आपको घर जाने देगा। वैसे ही लेखक जब आते थे बाबू यहां पे, जब भी आते थे गांव में तो ये जो वृक्ष है वो दूर से ही ललकारता था कौन। अब ये मत समझिएगा कि पेड़ बोलता है, पेड़ बोलता नहीं है, लेकिन लेखक को ऐसा लगता है कि लेखक को ऐसा लगता है कि भाई जो पेड़ है ना वो हमें आते हैं तो दूर से ही यहां पे बोलता है कौन है, तो लेखक जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यानी पेड़ को अपना दोस्त बताते, वो बोलते हैं कि मैं दोस्त हूं। अब ये नहीं कि सच में यहां पे लेखक और पेड़ में बात हो रहा है, नहीं, यहां पे मन में लेखक अपने मन में सोचते हैं कि पेड़ बोल रहा है कि कौन हो, तो जवाब देते हैं अपने दिल में कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ठीक है। और जो लेखक है ना वो क्या करते हैं, पल भर यानी थोड़ी देर के लिए जो पेड़ की ठंडी छांव है वहां पे बैठ जाते हैं और पेड़ से बाबू बातें करते रहते हैं। तो यहां पे संवाद है कि नहीं, बातचीत है कि नहीं। जो यहां पे पेड़ है वो दूर से ही ललकारता है कौन, तो लेखक क्या जवाब देते हैं, दोस्त, यानी मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब यहां से भी बाबू ऑब्जेक्टिव आता है, आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, धूप में, बारिश में, गर्मी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है। तो धूप में, बारिश में, गर्मी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है, तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि दूर से ही कौन ललकारता है, तो दूर से कौन ललकारता है, तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष ललकारता है। दूर से ही कौन ललकारता है, तो आप लोग याद रखिएगा बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। तो इस पे लेखक क्या जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। पूछता है कौन है, तो ये लेखक बोलते हैं आपके दोस्त हूं, ठीक है। अब जो लेखक है वो पल भर के लिए कहां बैठ जाते हैं, तो वृक्ष की ठंडी छांव में बैठ जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहे हैं, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है दुश्मनों से। अब लेखक को बाबू उनके, अब होता है ना भाई कि गांव में आप लोग रहते हैं या शहर में भी रहते हैं तो आपके दिमाग में चलता है कि भाई वो आदमी हमारे लिए मतलब हमसे जलता है, हमारे उसके बारे में पता, अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वही आदमी पहुंचा सकता है, दूसरा कोई नहीं पहुंचा सकता है। तो ऐसे ही लेखक के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था, ठीक है ना। जानी दुश्मन का मतलब होता है जान का दुश्मन। तो लेखक के मतलब अंदाजों में था कि भाई वही आदमी पेड़ काट सकता है, ठीक है ना, उसी आदमी का। ऐसे होता है ना कि घर में सामान चोरी हो गया तो हमको शक जाता है कि भाई वह चोरी किया होगा, ऐसा होता है ना। तो लेखक के भी अंदेशों में था एक जानी दुश्मन, तो लेखक समझ जाते हैं कि भाई उसी का काम होगा, वही ये पेड़ काट के ले गया होगा। अब लेखक आगे बोलते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से। अब इसको याद कैसे रखेंगे, गांव में क्या होता है बाबू, लुटेरा लोग आता है ना चोरी वोरी करने के लिए, क्या करता है, रात में ताला बंद रहेगा और घर को लूट के लेके चला जाएगा। ये सब गांव में होता है, गांव में होता है ना। तो घर जो होता है बाबू गांव में होता है, तो घर को किससे बचाना है, लुटेरों से। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि एक वृक्ष की हत्या में घर को किससे बचाने की बात की गई है, तो ये आपको याद रखना होगा, एक वृक्ष की हत्या में घर को किससे बचाने की बात की गई है, लुटेरों से बचाने की बात की गई है। अब अगला क्वेश्चन पूछ देगा, शहर को बचाने से शहर को किससे बचाने की बात की गई है, नादिरों से बचाने की बात की गई है। अब आपको पता है नादिर शाह के सैनिकों ने बाबू किसको मार दिया, घनानंद को मार दिया। और किस शहर में मारा, तो मथुरा वृंदावन ये शहर है। तो यहां से आप लोग याद रखिएगा, मिथिला और वृंदावन बाबू शहर है, और शहर को किससे बचाना है, नादिरों से। और देश को किससे बचाना है, तो देश के दुश्मनों से हमें देश को बचाना है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, घर को किससे बचाना है, लुटेरों से। बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि एक वृक्ष की हत्या में घर को किससे बचाने की बात की गई है, लुटेरों से। शहर को किससे बचाने की बात की गई है, नादिरों से।
देश को किससे बचाने की बात की गई है? लुटेरों से बचाने की बात की गई है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखिए, आगे लिखते हैं बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। आप लोग देखते हैं ना नदियां, आप लोग दिल्ली का यमुना नदी का आप लोग न्यूज देखते होंगे, कितना उसमें झाग बन रहा है। झाग कैसे बनता है? मान लीजिए ये नदी है, इसका साफ पानी है, अब इसमें क्या होगा बाबू, पूरा शहर का जो नाला नाली लेटरिंग वेटरिंग जितना भी पाइप रहता है, सारा का कनेक्शन बाबू उसी नाली में होता है, और वो पानी सीधे आके कहां में डाल दिया जाता है? नदी में डाल दिया जाता है। अब मान लीजिए नदी में आप सरफ का पानी डालिएगा, गंदा गंदा पानी डालिएगा, मल मूत्र डालिएगा, तो वो क्या हो जाएगा? खराब होगा कि नहीं होगा? आराम से देख रहे हैं ये नदी है, नदी ऐसा लगेगा कि नाला हो गया है। ये नाला किसके कारण से हो? मनुष्यों के कारण से हुआ ना, कि नदी तो अपना साफ है, हम लोग ही तो उसमें जाके कचरा डाल रहे हैं। अब कचरा डाल रहे हैं तो नदी क्या हो गई? नाला हो गई। अब यमुना में दिल्ली आप लोग जाइएगा कभी, तो आप लोग यमुना नदी को पार करिएगा, इतना खराब महकेगा ना कि उसका कोई हद नहीं है। इतना ना उसमें हम नाली का पानी डाल दिए हैं कि बाबू एकदम नाला की तरह हो गया है, एकदम करिया पानी महकता रहता है। ठीक है, तो यहां पे वही लिखा है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदियों को क्या होने से बचाना है? तो ये जो नदी है साफ, उसको इस तरह से नाला होने से बचाना है। ठीक है ना, यहां पे लेखक बोलते हैं हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। जैसे दिल्ली का आप लोग देख रहे हैं ना, एकदम धुआं धुआं, वहां का हवा एकदम धुआं धुआं हो रहा है। अब भी आप लोग दिल्ली में जाइएगा ना, तो जैसे अभी हम लोग, आप लोग तो सिगरेट नहीं पीते होंगे, बहुत सारे बच्चे यहां पे, मतलब बच्चा लोग को तो पीना ही नहीं चाहिए, मतलब आप लोग सिगरेट नहीं पी रहे, आप दिल्ली में जाइएगा ना, तो वहां पे आप सांस लीजिएगा 24 घंटा, तो 24 घंटा अगर दिल्ली में रह के आप लोग सांस ले रहे हैं, तो 24 सिगरेट या 20 सिगरेट के बराबर आप लोग क्या कर रहे हैं? धुआं पी रहे हैं। आप लोग गांव में रह के 20 सिगरेट पीजिए, उसका धुआं जितना नुकसान करेगा, उतना दिल्ली में आप लोग रह के क्या करिएगा, अगर ना ही वो सिगरेट आप लोग पीजिएगा, वहां का ऐसे ही सांस लीजिएगा दिल्ली में, तो जितना यहां पे 20 गो सिगरेट आपको हानि करेगा, उतना दिल्ली का हवा बाबू नुकसान कर रहा है इस टाइम में। इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है। तो लेखक यहां पे बोले हैं हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। धुआं यानी हवा जो है बाबू प्रदूषित होते जा रहा है। तो लेखक सब चीज को बचाने की बात कर रहे हैं, नदियों को नाला हो जाने से बचाने के लिए बोल रहे हैं, हवा को बाबू धुआं हो जाने से बचाने के लिए बोल रहे हैं, यहां पे खाने को जहर हो जाने से बचा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ना कितना केमिकल आ गया है बाबू। आजकल दूध भी बाबू सही से नहीं मिल रहा है, दूध में भी क्या हो रहा है? मिलावट आ जा रहा है। प्लस यहां पे साग सब्जी आप लोग देखिएगा, तो जैसे मतलब जैसे कोई भी साग सब्जी है उसमें बिना केमिकल का वो हो नहीं रहा है। अगर लौकी का है, या कोहड़ा है, उसमें एक ऑक्सीटोसिन नामक क्या हो रहा है? इंजेक्शन आता है, वो दे दीजिए तो बहुत सारा फर जा रहा है, और उसको खाइएगा तो फिर क्या होगा? नुकसान ही होगा आदमी को। तो वही यहां पे बोल रहे हैं कि खाना को जहर हो जाने से बचाना है, क्योंकि जो भी फल सब्जियां हैं बाबू, आपको पता है कहां से हो रहा है? इंजेक्शन से। आप लोग पहले का केला खाते होंगे तो उतना ज्यादा नुकसान आपको नहीं करेगा, वो फायदा करता था। अब क्या हो रहा है बाबू? केला को सीधे कार्बाइड में इसे डुबा के, केमिकल में डुबा के रख दिया जा रहा है। और केला को तो कोई धो के नहीं खाता है, केला को हाथ में लिया ऐसे ही धो के खाया, और केला भी खा लिया, हाथ में का भी चला गया या सट गया इधर उधर, तो केमिकल भी खा लिए। और केमिकल क्या करता है? धीरे धीरे आदमी को मार देता है। तो खाना भी क्या हो गया है बाबू? जहर हो गया है। लेखक बोल रहे हैं कि खाने को भी जहर होने से बचाना है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अब आपको ये भी आपको आज एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे अरावली पर्वत है, आपको पता है कि यहां पे बोला जा रहा है अरावली पर्वत बचाइए, अरावली पर्वत बचाइए, क्योंकि वहां पे बहुत पर्वत है लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा वृक्ष है। अगर उस वृक्ष को हम लोग काट देंगे तो फिर क्या होगा? या वहां का अगर मान लीजिए पहाड़, उसको क्यों काटने के लिए बोला जा रहा है? क्योंकि उसमें है चूना पत्थर। चूना पत्थर से क्या बनता है बाबू? सीमेंट। अब जो लोग है सीमेंट बनाने वाला, उसको सीमेंट के लिए चूना पत्थर चाहिए, लाएगा कहां से? तो पर्वत के है, पर्वत में ही पाया जाता है, पहाड़ पठार धरती के नीचे। अब वो क्या करेगा? सरकार को या किसी को पैसा देगा और वहां पे जाके मतलब जितना गाछ वृक्ष है उसको काट के तो बेचेगा ही, साथ में वहां का जो माइनिंग वाइनिंग है वो क्या करेगा? एकदम ले लेगा, ठीक है ना, उसमें का निकाल लेगा। तो अगर मान लीजिए कि वहां का वृक्ष कट गया, तो वृक्ष कट गया तो एक तो हम लोग का प्रदूषण फैलेगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। दूसरा बाबू क्या होगा कि वहां पे उस जंगल में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो लोग सब लोग तबाह हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि उनका घर उजड़ जाएगा। घर उजड़ जाएगा तो मान लीजिए शेर बाघ या हिरन ओरन है, शहर में तो आके नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा, तो उसका घर भी उजड़ जाएगा, वो लोग भी यहां पे मर जाएंगे। वही बोल रहा है कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। जितना भी वन है हम लोग कितना तेजी से काट रहे हैं, काट के उसको एकदम मरुस्थल बनाते जा रहे हैं। अब आगे बोल रहा है बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से, जंगल हो जाने से। मनुष्य पहले क्या था बाबू? जंगली था ना। जैसे अपना नाखून बढ़ा के दूसरे को क्या करता था? काटता था, फाड़ता था, इसी से किसी भी चीज को मार देता था, ठीक है ना। नाखून बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था पहले के जमाना में। तो यहां पे बोला जा रहा है मनुष्य को भी
बचाना है, यहां पे जंगल हो जाने से यानी जंगली हो जाने से मनुष्य को भी बचाना है। तो ये कविता आपको 100% समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग बताइए, फिर हम लोग चलेंगे यहां पे इसकी ऑब्जेक्टिव पे। कविता आपको समझ में आ गया ना बाबू? यहां से सारा ऑब्जेक्टिव आता है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, ये सब बाबू आपको यहां पे याद रखना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। सब बर्बाद हो गया गुरुजी, सब बर्बाद हो रहा है बाबू धीरे धीरे, और हम ही लोग बर्बाद मतलब बर्बाद तो हम ही लोग करवा रहे हैं। चलिए यहां पे बाबू आ गया ऑब्जेक्टिव हम लोगों का, और पहला क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो कवि बाबू शहर को किससे बचाने की बात करता है? देख रहे पहला ही क्वेश्चन यही है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात कर रहे हैं? तो गांव से कवि स्टार्ट किए। गांव को किससे बचाने की बात करते हैं? तो गांव को लुटेरों से बचाने की बात करते हैं। शहर को बाबू किससे बचाने की बात करते हैं? शहर को नादिरों से बचाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि नादिर शाह जो था वो मथुरा और वृंदावन शहर पे हमला बोला था, और वहां पे किसको मार दिया था? घनानंद को। तो ये आप लोग याद रखिएगा, शहर को किससे बचाने की बात किया गया है? नादिरों से। और यहां पे देश को किससे बचाने की बात किया गया है? तो देश के दुश्मनों से देश को बचाने की बात किया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये याद रहेगा ना, तीनों ऑब्जेक्टिव में कोई भी पूछ देगा कि एक वृक्ष की हत्या में गांव को किससे बचाने की बात किया गया है? तो गांव को लुटेरों से बचाने की बात किया गया है। देश को किससे बचाने की बात किया गया है? तो देश के दुश्मनों से बचाने की बात किया गया है। शहर को किससे बचाने की बात किया गया है? तो नादिरों से बचाने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं बाबू? ग्राम संवेदना के, गांव में कुछ होता है तो उस पर रिएक्ट देते हैं, वैसे कवि हैं कि नगर संवेदना के कवि हैं? नगर में कुछ होता है तो फट से रिएक्ट करते हैं। तो आप लोग जल्दी से आप लोग बताइए कि जो कुंवर नारायण है ये कैसे कवि हैं? ग्राम संवेदना के हैं कि नगर संवेदना के हैं? ये आपको बताना है जल्दी से। कुंवर नारायण बाबू कैसे कवि हैं? तो कुंवर नारायण जो कवि हैं बाबू, आप लोग याद रखिएगा, ये हैं बाबू नगर संवेदना के। बताए थे ना, नगर में कुछ भी होता है तो फट से वहां पे जाते, संवेदनशील आदमी है, फट से बाबू यहां पे रिएक्ट करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा ना। आप लोग आंसर नहीं बता रहे जी, आपसे मैं खाली बात कर रहे हैं बाबू। आंसर भी बताइए ना आप लोग। यहां पे कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो कुंवर नारायण जो हैं ये नगर संवेदना के कवि हैं। शहरों में कुछ भी होता है, नगरों में, तो ये फट से बाबू रिएक्ट करते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये नगर संवेदना के कवि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे। दूर से ही कौन दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता हूं दोस्त, किस पंक्ति की है? किस पाठ की ये पंक्ति है? तो बाबू ये किस कविता में लिखा गया है? दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता हूं दोस्त। तो अभी तो भाई पढ़ा है ना, एक बच्चा बोल रहा है सर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई अभी हम आपको चैप्टर पढ़ाए, चैप्टर जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आंसर कैसे बताइएगा? अभी हम आपको पढ़ाएंगे नहीं। दूर से ही कौन ललकारता है? वृक्ष ललकारता है। कवि क्या जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ये किस कविता में लिखा गया? अभी तो हम आपको पढ़ा रहे ना कि एक वृक्ष की हत्या कविता में लिखा गया है। तो ये किस कविता की पंक्ति है? यही तो पूछ रहा है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता की पंक्ति है। तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना। चैप्टर नहीं पढ़िएगा तो कहां से क्वेश्चन आंसर आप लोग कर पाइएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस प्रकार की थी? अब देखिए, अभी हम आपको पढ़ाए कि एक वृक्ष की हत्या कविता में जो वृक्ष का बाबू डाली सूख गया है वो कैसा दिखाई दे रहा था? सूखा डाली। तो ये राइफल की तरह दिखाई देता है। जैसे गार्ड जो होते हैं यानी जो चौकीदार होते हैं, जैसे राइफल लिए रहते हैं, वैसा ही वृक्ष का एक डाली बाबू सूख गया था, और वो भी बाबू एकदम राइफल जो है मतलब सूखा डाली एकदम राइफल की तरह दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रव्यूह किसकी रचना है? अभी जस्ट हम आपको बाबू बोले कि चक्रव्यूह, आप लोग याद रखिएगा, पूछता है चक्रव्यूह किसने लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा कुंवर नारायण, क्योंकि ये कुंवर नारायण का बाबू लिखे हैं चक्रव्यूह, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस संग्रह से संकलित है? देखिए कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो एक वृक्ष की हत्या है बाबू ये कहां से लिया गया है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एक वृक्ष की जो हत्या है ये कहां से लिया गया है? इन दिनों से लिया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। कहां से लिया गया है? तो इन दिनों से लिया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और दुष्चक्र में श्रेष्ठा से क्या लिया गया है? तो हमारी नींद। हमारी नींद कविता कहां से लिया गया है? दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। और इन दिनों से क्या लिया गया है?
एक वृक्ष की हत्या लिया गया है, ये आपको याद रखना है। और एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश का अंतर्व्यथा व्यक्त करने वाली कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मनुष्य, पर्यावरण, पर्यावरण से बाबू जुड़ी हुई कविता कौन सी है जिसमें पेड़ को काटा गया है? तो बस पर्यावरण से ही आप लोग पकड़ लीजिएगा। मनुष्य के भी बारे में बात की है, मनुष्य को बचाना है, देश को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, सभ्यता को बचाना है। इसके विनाश का अंतर्व्यथा वाली कविता कौन सी है? एक वृक्ष की हत्या, क्योंकि जब हम लोग वृक्ष काटेंगे तो बाबू हमारा पर्यावरण जो है बिगड़ जाएगा। तो जब भी आप लोग पर्यावरण देखिएगा तो भाई पर्यावरण से जुड़ा हुआ कविता कौन सी है? तो एक वृक्ष की हत्या है, तो बस एक वृक्ष की हत्या पे आप लोग टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? देख रहे हैं उल्टा करके क्वेश्चन पूछा है भाई, नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर में कुछ भी होता है तो ज्यादा संवेदनशील कवि कौन थे? नगर के प्रति ज्यादा रुचि रखने वाले, तो आपको याद रखना है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी जो हैं ये नगर संवेदना के कवि हैं, आप लोगों को याद रखना होगा बाबू, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूर से ही ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। अब यहां पे आपको बताता है कि दूर से ही कौन ललकारता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में आपको बताना है कि भाई ये कौन ललकारता है दूर से ही। तो जल्दी से आप लोग बताइए यहां पे दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या में? तो एक वृक्ष की हत्या जो पाठ है बाबू, इसमें दूर से ही कौन ललकारता है? तो दूर से ललकारता कौन है बाबू? वृक्ष। और वृक्ष को लेखक क्या बोलते हैं? बूढ़ा चौकीदार बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है? हमेशा कौन एकदम सावधान रहता है, चौकन्ना रहता है? या लेखक के घर के दरवाजे के सामने हमेशा कौन खड़ा रहता है? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। तो यहां भी आपको वृक्ष दिया है, तो वृक्ष पे आप लोग टिक करिएगा। जो वृक्ष है वो हमेशा चौकन्ना रहता है, धूप में भी, बारिश में भी, सर्दी में भी, गर्मी में भी हमेशा वो चौकन्ना रहता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता बाबू किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है कुंवर नारायण जी ने लिखा है। तो आपको समझ में आ रहा ना, आप आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा एक वृक्ष की हत्या क्या है? तो कविता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण का जन्म बाबू कब हुआ? तो कुंवर नारायण का जन्म बाबू कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1927 में। ठीक है, याद रहेगा ना, डेट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहता है याद करना। तो कुंवर नारायण का बाबू जन्म कब हुआ था? 1927 में, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण का जन्म कहां पे हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत लगभग किस सन के आसपास की है? तो कुंवर नारायण बाबू अपनी कविता कब से लिखना शुरू किए थे? तो 1950 के आसपास ये कविता अपना लिखना शुरू किए थे। शुरू में ही कवि परिचय में बाबू ये A to Z हम आपको पढ़ाए हैं, जो भी बच्चा शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। आगे देखिए, इन दिनों कविता किनकी रचना है? इन दिनों जो कविता है बाबू इसको लिखने वाले कौन है? तो इन दिनों जो कविता है इसको लिखने वाले कौन है? तो आपको याद रखना है इन दिनों से लिया गया है एक वृक्ष की हत्या। और एक वृक्ष की हत्या बाबू कविता कौन लिखे हैं? कुंवर नारायण। तो ये आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट दूगो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि एक वृक्ष की हत्या जो कविता है इसको कहां से लिया गया है? इन्हीं दिनों से लिया गया है, इन दिनों से। और इन दिनों के लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण किस प्रबंधन काव्य की रचना पर भरपूर प्रतिष्ठा पाया, इज्जत पाया, शोहरत पाया, नाम पाए? तो कौन सा कविता लिखे कि बाबू वो फेमस हो गए, उनको भरपूर प्रतिष्ठा मिला, इज्जत मिला? तो आप लोग याद रखिएगा, चक यहां पे कौन सा था बाबू? आत्मजयी। जब ये बाबू आत्मजयी लिखे थे तो इनको भरपूर बाबू प्रतिष्ठा मिला था। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आएगा कि कुंवर नारायण ने किस काव्य प्रबंधन की रचना करके भरपूर प्रतिष्ठा पाई? तो आत्मजयी। ये आप लोग याद रखिएगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि आत्मजयी किसने लिखा है? तो आत्मजयी लिखे हैं कुंवर नारायण जी। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, एक वृक्ष की हत्या पाठ में वृक्ष को क्या कहा गया है? तो एक वृक्ष की हत्या पाठ में बाबू वृक्ष को क्या बोला गया है? तो वृक्ष को चौकीदार बोला गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो कवि कुंवर नारायण बाबू किसके शरीर को बोलते हैं कि ये पुराना चमड़ा से बना हुआ है? तो आपको याद रखना है वृक्ष को। ठीक है ना, किसको बोलते हैं बाबू? वृक्ष। यहां पे पुराना वृक्ष को
यानी जो वृक्ष है बाबू उसको बोले हैं, जो कुंवर नारायण ये बोलते हैं कि उसका जो शरीर है ये पुराना चमड़ी का बना हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पे किसे नहीं देखा? तो कवि कुंवर नारायण जब घर आते हैं तो वहां बाबू किसको नहीं देखते हैं? तो जो वृक्ष था बाबू, जो घर के दरवाजे पे हमेशा खड़ा रहता था, उस वृक्ष को नहीं देखे। तो यहां पे बूढ़ा वृक्ष को बाबू नहीं देखते हैं क्योंकि इसको चोर जो है काट ले गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की हत्या में दूर से कौन ललकारता है? तो एक वृक्ष की हत्या में बाबू दूर से ही कौन ललकारता है? तो वृक्ष ललकारता है। दूर से कौन ललकारता है? तो बूढ़ा वृक्ष ललकारता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कौन? बूढ़ा वृक्ष जो है बाबू यहां पे ललकारता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कवि के अंदेशों में क्या था? यानी कवि किस पे शंका कर रहे थे कि भाई वृक्ष कौन काटा, ऐसा लगता है ना। तो कवि के अंदेशों में क्या था? एक जानी दुश्मन, यानी जिससे जान का दुश्मन, मतलब जो जान का दुश्मन होता है वही होता है जानी दुश्मन। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि कवि के अंदेशों में कौन था, तो कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बचाना है नदियों को। नदियों को क्या हो जाने से बचाना है? तो आपको याद रखना है, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। नदियों को क्या हो जाने से बचाना है? नाला हो जाने से बचाना है। अगला क्वेश्चन है, बचाना है हवा को। हवा को क्या हो जाने से बचाना है? तो हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बचाना है खाना को। खाना को क्या हो जाने से बचाना है? तो खाना को जहर हो जाने से बाबू बचाना है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बचाना है जंगल को। जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? तो जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि के घर को किससे बचाने की बात किए हैं? अब यहां पे देखिए लिखा गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि घर को किससे बचाने की बात कहें। तो घर को किससे बचाना है? तो घर को बाबू लुटेरों से बचाना है। घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। शहर को बाबू किससे बचाना है? यानी नगर को किससे बचाना है? तो नादिरों से। देश को किससे बचाना है? तो दुश्मनों से, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहां पे दिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में शहर को किससे बचाने की बात की गई है? तो बाबू नादिरों से। देश को किससे बचाने की बात कही गई है? नादिरों से। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में देश को किससे बचाना है? तो भाई अब देश को किससे बचाएंगे? तो दुश्मनों से, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो देश के दुश्मन है उनसे देश को बचाने की बात कही गई है। घर को किससे बचाने की बात कही गई है? लुटेरों से। यहां पे नगर को किससे बचाने की बात की गई है? तो आप लोग याद रखिएगा, नादिरों से। देश को किससे बचाने की बात की गई है? तो देश को बचाने की बात की गई है, आप लोग याद रखिएगा, देश के दुश्मनों से। अगला क्वेश्चन है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहां मिलता था? जब भी लेखक आते थे बाबू घर, तो वृक्ष बाबू हमेशा कहां मिलता था? तो जो वृक्ष था बाबू वो घर के दरवाजे के एकदम सामने था, यानी घर के दरवाजे पर एकदम वृक्ष रहता था, घर के दरवाजे के एकदम सामने था, तो वहीं मिलता था, इसे आप लोग याद रखिए। अब यहां पे चलिए ऑब्जेक्टिव हम आपको पढ़ा दिए। 29 गो ऑब्जेक्टिव था। जल्दी से एक बार आप लोग बताइए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। एकदम आराम से आप लोग बताइएगा कि भाई आप बताइए कि कितना ऑब्जेक्टिव यहां पे आप लोगों का सही हुआ, सभी बच्चे। सर आप 1/cos लग रहे हैं, क्या बोल रहा है बच्चा? ए सर आप 1/cos लग रहे हो। 1/cos माने? भाई मैथ वाला मतलब भाषा नहीं समझ में आता, हिंदी में लिखना पड़ेगा भाई। 1/cos लग रहे हैं। बच्चा लोग भी अजीब अजीब बात बोलता है, 1/cos। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ देखिए मच्छर भी आके पढ़ा रहा है आप लोगों को, है यहाँ पे बैठ जा रहा है बोर्ड पे। मच्छरवा जब यहाँ पे बैठता है तो कामें नहीं करता है डिजिटल बोर्ड। यहाँ पे देखिए ये वाला, देखिए देखिए यहाँ पे, यहाँ 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 ये बैठा है मच्छर। आई तेरी मर जा, बच गया। चलिए यहाँ पे आप लोग बाबू देखिए, आप लोगों को समझ में आ गया ना? जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे बता दीजिए। समझ में आ गया? चला जाए सब्जेक्टिव पे। चलिए चलिए। सर क्यूट लग रहे हैं, अच्छा ही होता है, 1/cos लग रहे हैं। आप जान लीजिए, किसी को क्यूट बोलना होगा तो 1/cos लिख दीजिएगा, 1/cos लग रहे हैं। समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सब हम लोगों को नहीं ना पता, ये सब आजकल का लड़का सब बोलता है।
हम लोगों को तो भाई सब 10वां में ही सब पता नहीं था, क्यूट, 143, फलना चिलना। हम लोग जितना भी लड़की पढ़ती थी उससे राखी बनवाते थे भाई। कोचिंग वोचिंग में जितना भी लड़की पढ़ती थी हम लोगों में रक्षाबंधन होता था। वो जब राखी आता था तो राखी बांधती थी सब। अब आजकल का एगो माहौल हो गया है। सर ठंड में कैसे पढ़ाई करें? ठंड में बाबू आराम से घर में रहिए, अब पढ़ाई उढ़ाई करिए। तो ये सब हम लोगों के जमाने में नहीं था, क्यूट 143 हई हो। उसमें जो था भाई, सब लड़का बहन बहन बोलता था, दीदी दीदी बोलता था, वो सब राखी बांधती थी। तो ये सब हम लोगों में नहीं था, ठीक है। अब ये सब आजकल का बच्चा ये सब करता है। अभी फरवरी आएगा तो फिर आएगा रोज डे, कॉमन डे। कॉमन डे हम लोग इधर पता चला हम लोग को ये भी डे होता है, कोई कोई रोज डे, हग डे, कॉमन डे, कॉमन डे, बहुत सारा डे है, ठीक है। आगे चलिए, अभी फरवरी भर यही चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को उसमें फरवरी में एग्जाम रहता है, तो फरवरी में ये सब आपको नहीं करना है। रोज डे, हग डे, चॉकलेट डे, फलना डे, चिलना डे, ढकेलना डे, ये सब आपको नहीं करना है फरवरी में, क्योंकि फरवरी में ही एग्जाम है। तो इस सबसे बच के, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो कवि को जो बाबू वृक्ष है वो बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा, देखिए कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, 2025 में आ जाएगा कि कवि को बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। तो लिखिए, कवि को बूढ़ा चौकीदार इसीलिए लगता है क्योंकि वह हमेशा सीने तान के दरवाजे पे रहता था, जिस प्रकार चौकीदार घर की सुरक्षा में दरवाजे पे हमेशा खड़ा रहता था। जब कवि दरवाजे की तरफ में आते थे तो वृक्ष ललकार के पूछता था कौन? तब जो कवि हैं वो जवाब देते थे दोस्त। इसीलिए वृक्ष जो है कवि को बूढ़ा चौकीदार लगता था। तो यहां पे बोल रहा भाई, कवि को जो वृक्ष है वो बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो वो बूढ़ा चौकीदार क्योंकि उसका उम्र हो गया था, बूढ़ा हो गया था, इसीलिए बूढ़ा, तो ये जुड़ गया। चौकीदार क्यों? क्योंकि जैसे जो चौकीदार लोग होते हैं घर पे ऐसे हमेशा तैनात ऐसे खड़ा रहते हैं राइफल लेके, उसी प्रकार जो वृक्ष है वो घर के लेखक के घर के दरवाजे पे था, और उसका भी एक डाली था वो सूख गया था, वो भी चौकीदार की तरह लगता था, घर के दरवाजे पे हमेशा एकदम तैनात रहता था। जब भी लेखक कहीं से आते थे, वृक्ष जो है ललकार के पूछता था कौन? तो लेखक जवाब देते थे दोस्त, ठीक है। तो ये आपको यहां पे याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, वही लिखा है कि वृक्ष को कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगते हैं? तो लिखिएगा, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसीलिए लगता है क्योंकि वह हमेशा सीना ताने दरवाजे पे तैनात रहता था, जिस प्रकार चौकीदार घर की सुरक्षा में दरवाजे पे हमेशा खड़ा रहता है। और जब कवि दरवाजे की तरफ में आते थे तो वृक्ष ललकार के पूछता था कौन? तो कवि बोलते थे दोस्त। इसीलिए वृक्ष जो है कवि को बूढ़ा चौकीदार लगता था। आगे देखिए, घर, शहर और देश के बाद कवि ने किन चीजों को बचाने की बात की गई है? तो घर को बचाने के लिए पहले बोलते हैं, घर को किससे बचाना है? लुटेरों को। शहर को किससे बचाना है? नादिरों से। देश को किससे बचाना है? देश के दुश्मनों से। इसके बाद किसे बचाने की बात करते हैं? तो इससे बाद बाबू किसे बचाने की बात करते हैं? तो नदी को बचाने की बात करते हैं, हवा को बचाने की बात कहते हैं, खाना को बचाने की बात करते हैं ना, जंगल को बचाने की बात करते हैं, मनुष्यों की बचाने की बात करते हैं। तो वही आपको लिखना पड़ेगा कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करते हैं? तो घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों को नाला हो जाने से बचाने चाहते हैं, ठीक है। हवा को धुआं हो जाने से बचाना चाहते हैं, खाना को जहर हो जाने से बचाना चाहते हैं, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना चाहते हैं, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना चाहते हैं। कवि का कहना है कि मनुष्य आज धुआंधार जंगल काट रहा है, जंगल काटने से मनुष्य के साथ साथ पूरा जीवन जगत का नाश हो जाएगा। यानी अगर हम लोग ऐसे ही जंगल को काटते रहे, खाना में ऐसे ही जहर मिलाते रहे, नदियों को ऐसे ही नाला बनाते रहे, तो एक दिन क्या हो जाएगा? मनुष्य भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे भाई। जब सारा चीज में ही जहर हो जाएगा, हवा में जहर हो जाएगा, नदी का पानी में जहर हो जाएगा, यहाँ पे जो खार है उसमें जहर हो जाएगा, सारा वृक्ष को काट के अगर हम लोग रेगिस्तान बना देंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा? मनुष्य भी मर जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करते हैं और क्यों करते हैं? तो लिखा है घर, शहर और देश के बचाने के बाद कवि जो है नदियों को बचाना चाहते हैं, नदियों को नाला हो जाने से बचाना चाहते हैं, हवा को धुआं हो जाने से बचाना चाहते हैं, खाना को जहर हो जाने से बचाना चाहते हैं, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना चाहते हैं, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना चाहते हैं। कवि का कहना है कि मनुष्य
आज धुआंधार जंगल काट रहा है, जंगल काटने के साथ साथ मनुष्य का जो संपूर्ण जगत है वो भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक दिन ऐसे ही सारा चीज में जहर मिलता रहा तो मनुष्य का भी बाबू बहुत साल तक जिएगा भी नहीं। ठीक है, आगे आप लोग यहां पे देखिए वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था, यानी क्या बातचीत होता था। तो वृक्ष और कवि में बाबू क्या बात होता था, तो जब भी जो कवि हैं आते थे नगर से, जैसे ही दरवाजे पे आते थे वृक्ष क्या बोलता था, ललकार के बोलता था कौन, तो कवि क्या जवाब देते थे, दोस्त। ठीक है, और पल भर के लिए उसके छांव में बैठ जाते थे। यही तो बात होता था ना, संवाद का मतलब होता है बात। वृक्ष और कवि में क्या बात होता था, यही वृक्ष ललकार के पूछता था कौन, कवि जवाब देते थे दोस्त, यही बात होता था। लिखिएगा कवि के घर के दरवाजे पर एक चौकीदार के भांति बूढ़ा वृक्ष खड़ा रहता था। जब कवि दरवाजे की ओर आते तो बूढ़ा वृक्ष ललकार के पूछता कौन, तब कवि जवाब देते थे दोस्त, और कवि जो है पल भर उसकी ठंडी छांव में क्या होते थे, बैठ जाते थे। यही ना बात होता था कि घर के दरवाजे पे जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा तैनात रहता था। जब भी लेखक दरवाजे के तरफ में आते हैं तो ये वृक्ष है ललकार के पूछता था कौन, और जो लेखक है वो जवाब देते हैं दोस्त, और कुछ समय तक उसकी छांव में बैठ जाते। यही क्या होता था बाबू, उनके बीच में बात होता था। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन किन अंदेशों का जिक्र करते हैं और क्यों। तो कविता के समापन में लास्ट में बाबू क्या क्या है वो अंदेशा जताए हैं। तो लास्ट में बाबू क्या अंदेशा जताए हैं, लास्ट वाला आप लोग पंक्ति देखिए, लास्ट में बाबू ये क्या अंदेशा जताए हैं आप लोग यहां पे देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एकदम पंक्ति के लास्ट में बाबू क्या क्या संदेशा जताए हैं, तो ये अपना संदेशा जताए हैं आप लोग देखिए। अब देखिए मान लीजिए 1950 में नदी कितना साफ होगा, हवा कितना साफ होगा, कितना हरियाली होगा, लेकिन उनको लगा कि भाई ये आगे चल के इसे मनुष्य, दुष्ट आदमी, पापी आदमी जो मनुष्य है एक दिन सबको नाश करेगा। तो मान लीजिए उस टाइम यानी 1950 में ये लिखना शुरू किए, आज से बाबू 75 साल पहले कितना एकदम साफ सफाई होगा, इतना मनुष्य भी नहीं होगा। तो उस समय बाबू ये इनको लगा होगा कि भाई मनुष्य क्या करेगा, एक दिन नदी को नाला बना देगा, हवा को धुआं बना देगा, साग सब्जी में जहर डाल देगा, खाना को जहर बना देगा, पेड़ काट कूट के मरुस्थल बना देगा। जान लीजिए उस टाइम में लिखे हैं। तो यहां पे बोले हैं बचाना है नदी को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से, और बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो उस टाइम बोले थे आज से 75 साल बाबू पहले, जब 75 साल पहले नदी भी साफ थी, हवा भी साफ था, जंगल भी था, सब था, उस टाइम बोले थे। लेकिन इनको लग रहा था भाई कि आने वाला समय में मनुष्य क्या करेगा, मनुष्य जो है सबका नाश नूश कर देगा। ठीक है ना, तो ये उस टाइम भी बाबू लेखक को ये सब पता था। ठीक है, तो ये बाबू यहां पे बोला गया है, वही यहां पे लिखे हैं। देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, कविता का समापन करते हुए कवि किन अंदेशों का जिक्र करते हैं, तो लास्ट में क्या बोलते हैं देखिए, कविता के समापन करते हुए जिक्र करते हैं कि नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, हवा को बचाना है धुआं हो जाने से, खाना को बचाना है जहर हो जाने से, मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से, जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। और क्योंकि मनुष्य आज धुआंधार जंगल काट रहा है तो जंगल काटने से मनुष्य के साथ साथ संपूर्ण जीवन जगत का भी क्या हो जाएगा बाबू, नाश हो जाएगा। बोल रहे और क्यों जिक्र करते हैं, क्योंकि ऐसे ही हम लोग जहर मिलाते रहे सारा चीज में, तो ऐसे ही सारा चीज को हम लोग बर्बाद करते रहे तो हम लोग तो बर्बाद होंगे ही, जो और जीव जंतु है छोटा छोटा वो भी बर्बाद हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए कि कवि कुंवर नारायण ने वृक्ष रूपी चौकीदार का वर्णन किस रूप में किया है। तो कवि जो बूढ़ा वृक्ष है इसको किस रूप में बाबू वर्णन किए हैं, तो कवि कुंवर नारायण वृक्ष रूपी चौकीदार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह वृक्ष हर समय सीना ताने घर के दरवाजे पे तैनात रहता था, जैसे एक घर की सुरक्षा के दरवाजे पे जो चौकीदार खड़ा रहता है, वैसे ही बाबू जो वृक्ष था वो हमेशा घर के दरवाजे पे ऐसे तैनात रहता था। गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, जाड़ा में, बरसात में, सब समय क्या करता था, घर के दरवाजे पे ऐसे तैनात रहता था। जिस प्रकार जो चौकीदार होते हैं घर की सुरक्षा में तैनात होते हैं, वैसे ये वृक्ष क्या था, कवि के दरवाजे पे तैनात रहता था। लेकिन कवि के अंदेशों में जो जानी दुश्मन है वो आता है और वृक्ष को काट के लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, एक बार आप लोग लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। और अगला क्लास होगा बहुत ही जल्द, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।